हेलो दोस्तों, माफी चाहता हूँ कि मैं एक हफ्ते से वीडियो नहीं पोस्ट कर सका, पर इसकी भरपाई करने के लिए आज मैं आपको ऐसी टाइम ट्रैवल मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें टाइम ट्रैवल थियरी की ऐसी माबिन की गई है जो अभी तक के साइंस के किसी भी थियरी में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके सामने आर्मेगेडन मूवी भी शर्मा जाए, जिसमें भी लॉ ऑफ फिजिक्स की धज्जियां उड़ाई गई। आखिर कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत साल 2050 में एक तेज उड़ते हाईली एडवांस जेट से होती है और फिर हमें पता चलता है कि एडम एक काबिल पायलट किसी से बचकर भाग रहा है जो अब भी उसके पीछे पड़े है। लेकिन फिर एडम एक हाईली एडवांस बीम की मदद से एक वर्म होल क्रिएट करता है जो बिना देरी के उसमें ट्रैवल कर जाता है, जिसके बाद वो वर्म होल कोलैप्स कर जाता है। पर हमें पता चले कि आगे क्या हुआ। सीन एक स्कूल की तरफ मुड़ जाती है जहाँ एक 12 साल का लड़का कुछ लोगों द्वारा पिट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये समय 2022 का है और ये लड़का 2025 की एडम का बचपन का वर्जन है। बचपन से एडम नर्डी, विटी और सार्केस्टिक लड़का रहा है, जिसके पिता लुइस 1 साल पहले चल बसे। अपने पिता के मौत के बाद एडम इमोशनली हर्ट हो चुका है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। वो अपनी माँ एली से रूड और सार्केस्टिक बिहेव करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके पेन को नहीं समझ पा रही। एली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो एडम को सपोर्ट करे, लेकिन उसका बिजी रूटीन और एडम के रेबेलियस नेचर ने उनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब एक रात जब एली डेट के लिए बाहर चली जाती है और जब एडम गेम में मग्न होता है तभी उसका कुत्ता एकदम से भौंकने लगता है, जिसका पीछा करते वो झाड़ियों के बीच पहुंच जाता है। यहाँ उसे एक अद्भुत दृश्य नजर आता है जो किसी चीज के जलने से बनी थी। रिटर्न लौटने पर उसे गराज से किसी घुसपैठ की शोर सुनाई देती है और चेक करने पर उसे फ्यूचर एडम घायल अवस्था में मिलता है, लेकिन वो अभी जूनियर एडम से रिवील नहीं करता कि वो उसका फ्यूचर वर्जन है। पर जब जूनियर एडम फ्यूचर एडम के कुछ हरकतें ऑब्जर्व करता है, जैसे उसका कुत्ता फ्यूचर एडम को देखकर भौंकता नहीं है, फ्यूचर एडम को पता होना कि उनका फ्रिज कैसे फोर्सफुली बंद किया जाता है, कैसे उसके भी चिन्ह पर वही घाव के निशान है जो जूनियर एडम को एक खेल के दौरान मिले थे, और खास करके उसके हाथ में भी उसके पिता का वॉच होना। इससे जूनियर एडम समझ जाता है कि वो उसका फ्यूचर वर्जन है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। अब फ्यूचर एडम को रिवील करना ही पड़ता है कि वो भविष्य से है और वो इस समय में अपनी पत्नी लॉरा को ढूंढने के लिए आया है जो एक कंस्पिरेसी का शिकार हो गई, जिसके बाद से वो अचानक कहीं गायब हो गई। इसे ही फिक्स करने के लिए वो 2018 में जाना चाहता था पर गलती से 2022 में पहुंच गया। वो फिर उसे अपना टाइम जेट भी दिखाता है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है और ये पायलट के डीएनए से कोडेड भी है, यानी कि सिर्फ वही से चला सकता है जिसका डीएनए इसमें इम्प्रिंटेड है। पर उसे चोट लगने के कारण और सिंस टाइम जेट थोड़ा डैमेज है इसलिए वो टाइम जेट में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए वो जूनियर एडम का मदद लेता है क्योंकि दोनों का डीएनए सेम है। टाइम जेट की अब जांच करने पर फ्यूचर एडम को समझ आ जाता है कि इसे फिक्स होने में कुछ समय लग सकता है, इसीलिए उसे कुछ दिन यहीं बिताने पड़ेंगे। पर यहाँ क्यूरियस जूनियर एडम से सवाल करता है कि सिंस वो भूतकाल में आ गया है तो क्या ये सारी घटना आगे जाकर उन्हें याद रहेगी। इस पर फ्यूचर एडम एक यूनिक टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि टाइम ट्रैवल एक फिक्स टाइम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हर इंसान का एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम होता है जो उसका नेचुरल टाइमलाइन होता है। जब कोई अपने फिक्स टाइम से हटकर पास्ट या फ्यूचर में जाता है तो उसकी मेमोरीज तुरंत अपडेट हो जाती है और जब वो वापस अपने ओरिजिनल टाइम में पहुंचता है तब उसकी मेमोरीज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, यानी कि जो भी चेंजेस उसने पास में किए थे वो उसे कॉन्शियसली याद नहीं रहेंगे, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट जरूर होगा, जिसे मेमोरी इम्प्रिंट थियरी कहते हैं। अब अगले दिन फ्यूचर एडम नोटिस करता है कि उसका घाव अभी भरा नहीं है। ऊपर से जब वो कुछ मेडिसिन लेने के बाद फार्मेसी से रिटर्न लौटता है तो वही बुले बच्चे जूनियर एडम को फिर से तंग करते हैं और फ्यूचर एडम उन्हें सबक सिखाने के बजाय उल्टा जूनियर एडम में हिम्मत जगाने की कोशिश करता है कि उसे अपना बचाव करना सीखना होगा। लेकिन इससे जूनियर एडम पिट जाता है जो रूट कर और भागकर खुद को गैराज में लॉक कर लेता है। फ्यूचर एडम उसे अब बहुत समझाता है कि आज वो पिट जरूर गया पर यही अनुभव उसे भविष्य में और मजबूत बनाएगा। इसके बाद अब एडम एक बार में समय काटने जाता है जहां उसे उसकी माँ भी मिलती है। दरअसल एली भी अपने पति को खोने के बाद से थोड़ी अकेली पड़ गई है और उसे डर है कि उसका बेटा भी उससे दूर होता जा रहा है, लेकिन एक अच्छा अजनबी बनकर एडम उसे दिलासा देता है कि बच्चे शरारती होते हैं और इसी तरह आपका बेटा भी है।
पर मेरा यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास अभी नहीं है, जो उसे समय के साथ एहसास हो जाएगा। वहीं एडम को जिसका डर था, माया भी एडम के तलाश में 2022 में पहुंच जाती है, जो अपने सोल्जर्स को उसके पीछे लगा देती है। इधर फ्यूचर एडम जूनियर एडम से अपने दिल की बात शेयर करता है कि उसने अपना भविष्य इसी गिल्ड में गुजार दिया, कि उसके पास जब मौका था तब वो अपने माँ का सहारा नहीं बना। जो भूल उसे यानी कि जूनियर एडम को नहीं दोहरानी है। वो अब अपनी पत्नी लॉरा के बारे में भी उसे बताता है, जो उसकी जिंदगी में एक सेवियर बन के आई, जो खुद भी एक होनहार पायलट थी। उसका मानना है कि वो किसी कारण से जानबूझकर 2018 में ट्रैवल कर गई, पर क्यों ये एक मिस्ट्री है। इन सब के पीछे माया का हाथ है, जो एक रूथलेस बिजनेस वूमन है, जो टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी के अनएथिकल यूज के लिए जिम्मेदार है, जिसका मकसद अपने पर्सनल गेन्स के लिए टाइम ट्रैवल का कंट्रोल लेना है, जो उसके पिता की पार्टनर भी है, और उनके पिता ही आगे जाकर टाइम ट्रैवल मशीन का इन्वेंशन करेंगे। वो यहाँ बातें कर ही रहे होते कि तभी फ्यूचर एडम नोटिस करता है कि माया के सोल्जर्स ने उसे ढूंढ निकाला, जिन्हें रोकने के लिए एडम कुछ एडवांस ग्रेनेड का प्रयोग करता है, और फिर उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। आखिर में एडम उन्हें अपने पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिक से उन्हें ढेर कर देता है, लेकिन फिर माया भी वहाँ पहुंच जाती है, और अब एडम बुरी तरह से घिर चुका था। पर तभी अचानक से उन पर एक अनजान डायरेक्शन से हमला हो जाता है, और वो हमलावर लॉरा निकलती है। दोनों भी फिर मिलकर माया के सोल्जर्स को अच्छा सबक सिखाते हैं, पर वो माया के जेट के सामने नहीं टिक सकते थे, इसलिए मौका मिलते ही गाड़ी के सहारे भाग निकलते। पर माया भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, जो एडम को किसी भी कीमत पर अपने समय में ले जाना चाहती थी, लेकिन एडम और लॉरा उससे पीछा छुड़ाने में सफल रहते। आप थोड़ा सांस लेने के बाद लॉरा फ्यूचर एडम को सब बता देती है कि 2050 में कोई शख्स साल 2018 में किसी अनजान कारण से गया था, पर टाइम जंप लॉग में उसकी सिर्फ आने की एंट्री थी, जाने की नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चला कि नवंबर 2018 में तुम्हारे पिता लुइस को टाइम मशीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिली थी, जिसी की मदद से भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव होगा। मुझे माया पर शक है कि वही टाइम ट्रैवल करके 2018 में गई होगी, ताकि वो अपने यंगर वर्जन को एडवांस में ये बता सके कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जिससे वो भविष्य में अमीर बन सके और अपने रास्ते का हर वो कांटा भी हटा सके, ताकि भविष्य में टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर उसका पूरा कंट्रोल हो। पर फ्यूचर एडम के मन में अब सवाल आता है कि उसके 2050 के समय में ऑलरेडी माया के पास टाइम ट्रैवल का कंट्रोल था, तो वो ऐसा क्यों करेगी। तब उसे चमकता है कि वो इसलिए क्योंकि उसने पास में जाकर ऑलरेडी भविष्य को बदल दिया था, इसीलिए टाइम ट्रैवल का कंट्रोल 2050 में उसके पास ही था। माया ने ही लॉरा के टाइम जेट पर बॉम्ब लगाया था, जिसकी मदद से तो वो बच गई और उसका टाइम जेट नष्ट हो गया, जिसी कारण वो पास में फंसी रह गई। अब कुछ देर बाद लॉरा उसे समझाती कि उसे 2018 में जाकर टाइम मशीन को बर्बाद करना होगा, यही एक तरीका है माया को रोकने का। वहीं वो उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जो टाइम जेट उनके पास है वो सिर्फ एडम के डीएनए पर एक्टिवेट होगा। पर एडम ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल इन्वेंट नहीं हुआ तो उनका भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दोनों भी टाइम जंप पायलट के लिए चुने गए थे। लेकिन लॉरा ये कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, क्योंकि टाइम ट्रैवल मशीन की मदद से माया भविष्य को अपने मुताबिक बदलना चाहती है। एडम को लॉरा को ठीक से अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि माया के सोल्जर्स उन्हें फिर से ढूंढ निकालते हैं। इसलिए एडम को मजबूरन यंग एडम को लेकर भागना पड़ता है, और तब तक लॉरा उन्हें रोके रखती है। दोनों भी अब बिना समय गवाए 2018 के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आखिर में लॉरा माया के हाथ मारी जाती है, पर माया के कुछ सोल्जर्स अब भी इनके पीछे पड़े थे, जिनके बीच लंबी डॉग फाइट छिड़ती है। लेकिन आखिर में वो 2018 में टाइम जंप कर जाते हैं। अब 2018 में वो दोनों एक यूनिवर्सिटी आते, जहाँ उनके पिता पढ़ा रहे होते, जिन्हें जिंदा देख दोनों की आंखों में आंसू आ जाते। पर फ्यूचर एडम के हावभाव से लुइस समझ जाते कि वो उसका फ्यूचर वर्जन बेटा है, जिसके बाद यंगर एडम भी उनके गले लग जाता है। इसके बाद दोनों उन्हें सारी बात बताते, पर लुइस का उनका टाइम ट्रैवल करके उनसे मिलने आना ये सही नहीं लगता, क्योंकि टाइमलाइन से छेड़खानी करना यूनिवर्स के अननोन पावरफुल फोर्सेस के खिलाफ है, जो लॉज इंसान की इमेजिनेशन से परे है। तब फ्यूचर एडम उन्हें समझाता है कि हमसे पहले ही माया ने टाइमलाइन से छेड़खानी कर दी है, इसलिए माया को रोकने के लिए उन्हें उनके प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, क्योंकि वही है टाइम ट्रैवल इन्वेंशन के ग्रैंडफादर, जो जानकर उनके तो होश उड़ जाते। एडम उन्हें काफी देर तक कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो टस से मस नहीं होते। इससे फ्यूचर एडम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी भी लुइस सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे थे,
जबकि उन्हें अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए जो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। यंग एडम उन्हें वो राज भी बताने की कोशिश करता है कि 3 साल बाद उनका निधन हो जाएगा, पर लुई से सुनने से पहले उसे रोक देते हैं क्योंकि वो भविष्य के बारे में जानकर टाइमलाइन को बदलना नहीं चाहते थे। इधर फ्यूचर माया अपने यंगर वर्जन से मिलती है और उसे फ्यूचर एडम के बारे में आगाह करती है जो टाइम ट्रेवल करके उनके प्रोजेक्ट को बर्बाद करने आए हैं। वहीं इस तरफ दोनों भी एडम अब समझ गए थे कि अब उन्हें खुद टाइम मशीन को नष्ट करना होगा। दूसरी तरफ जब लुइस अपने घर लौटते तो वो इस गंभीर सोच में पड़ जाते कि सच में काम के चक्कर में उन्होंने अपने परिवार को खुद से दूर कर लिया और जो गलती उन्होंने अब तक की वो अब उन दोनों फ्यूचर एडम के साथ होने नहीं देंगे। अगले दिन अब दोनों भी एडम सोरियन पहुंच जाते टाइम मशीन नष्ट करने के लिए, पर माया के सोल्जर्स पहले ही उनका वहां इंतजार कर रहे थे जिनके बीच फिर से घमासान लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें यंग एडम ड्रोन की मदद से फ्यूचर एडम की मदद भी करता है। लेकिन फिर लुइस एक धमाकेदार एंट्री करते जो उनकी मदद करने आए थे। लुइस उसे समझाते कि टाइम मशीन को मुमकिन करने के लिए उन्होंने एक एडवांस एल्गोरिथम डिजाइन किया जिसके मदद से वर्म होल को टाइम ट्रेवल के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। ये एल्गोरिथम सिर्फ उनके दिमाग में और उसकी एक और कॉपी डायमंड हार्ट न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर में स्टोर्ड है जिसे नष्ट करने पर टाइम मशीन फिर से इन्वेंट करना नामुमकिन के बराबर होगा क्योंकि उन्होंने खुद एल्गोरिथम को एक्सीडेंटली इन्वेंट किया था। दोनों भी अब कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां एक मैसिव पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है जिसके मदद से ही वर्म होल पैदा किया जाता है जिसे वो न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर ड्राइव कर रहा होता है। लुइस अब बिना समय गवाए प्रोसेसर को निकाल लेते लेकिन तभी दोनों भी माया उन्हें रोकने पहुंच जाते जिसने यंगर एडम को बंदूक के नोक पर ले लिया था, पर यंग एडम के चालाकी के कारण फ्यूचर माया की गोली पार्टिकल एक्सीलरेटर को लग जाती है जो अब पूरी तरह से अनस्टेबल होने लगता है जिससे फिर शक्तिशाली मैग्नेटिज्म पैदा होने लगती है और अब सारे लोहे की चीज उसमें खींचने लगती है। दोनों भी एडम सब माया के सोल्जर से भिड़ जाते हैं। वहीं लुइस पार्टिकल एक्सीलरेटर को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो थमने का नाम नहीं लेता। आखिर में फ्यूचर माया उन्हें बंदूक के नोक पर ले लेती है पर बेवकूफ बिना सोचे समझे गोली चला देती है और वो गोली अब उन्हें लगने के बजाय पार्टिकल एक्सीलरेटर के करीब खड़ी यंग माया की तरफ खींचने लगती है जिसे आखिर में वो गोली लग जाती है और उसकी मौत से ही फ्यूचर माया भी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है क्योंकि भूतकाल ही नहीं होगा तो भविष्य कैसे मुमकिन होगा। अब इससे पहले कि ये सभी भी पार्टिकल एक्सीलरेटर के चपेट में आ जाते तीनों समय रहते फैसिलिटी से बाहर आ जाते। कमाल की बात ये थी कि टाइम मशीन नष्ट होने के बाद भी ऑल्दो उनका टाइमलाइन फिर से बदल गया था, ये दोनों अभी तक गायब नहीं हुए थे पर वो जानते थे कि वो जल्दी गायब हो जाएंगे, इसलिए तीनों भी एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहते और लुइस भी जान गए थे कि उनकी नेचुरली आगे जाकर मौत होने वाली है, पर वो फिर भी ये जानना नहीं चाहते थे कि कब और ये कैसे होगा और ना ही वो इसे रोकने वाले क्योंकि भविष्य में जो कुछ एडम बनेगा वो उनके ना होने के संघर्ष और बदलाव से ही होगा। इसके बाद अब तीनों एक आखिरी बार अपना पसंदीदा गेम खेलते और फिर देखते ही देखते वो दोनों अपने अपने टाइमलाइन में लौट जाते। भविष्य में अब टाइमलाइन करेक्शन में हमें ये दिखाया जाता है कि एडम एक बार फिर लॉरा से ठीक उसी तरह मिलता है जैसे वो पहले के टाइमलाइन में मिला था, जहां से अब उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है कि इसकी कहानी यही खत्म हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे अब भी कई सारे सवाल छिपे हैं। जैसे कि क्या आप जानते हो कि अगर इस मूवी में मल्टीवर्स का टाइम ट्रैवल थियरी दिखाया गया होता तो इस मूवी का कहानी का जो फोकस था कि बाप बेटे और माँ के बीच बिगड़ते बनते रिश्ते को दिखाया जाए तो इसकी कहानी या तो ये मूवी ही नहीं बन पाती, क्योंकि इस मूवी में सिंगल टाइमलाइन थियरी का प्रयोग किया गया है जिसमें एक ही रियलिटी जो मॉडिफाई हो सकती है। जब एडम और उसका यंगर सेल्फ पास में जाकर चीजें बदलते तो वो सेम टाइमलाइन में चेंजेस कर रहे होते। इसी वजह से मूवी के एंड में जब फ्यूचर एडम ने अपने पिता से दिल की बात शेयर की कि बचपन में वो उनके पास होने के बावजूद वो अकेला महसूस करता था तो इससे उसके पिता में बदलाव आया, जिससे जब दोनों भी एडम अपने अपने टाइमलाइन में लौट गए तो तब के करेक्टेड टाइमलाइन में उनके पिता उनके साथ अच्छा समय बिताने लगे, जिससे दोनों का भविष्य लोनली नहीं रहा। लेकिन मल्टीवर्स टाइमलाइन के केस में हर चेंज एक नई अल्टरनेट रियलिटी बनाती और वो ओरिजिनल टाइमलाइन मॉडिफाई नहीं होती। यानी कि अगर एडम और उसका यंगर वर्जन पास में जाकर चीजें चेंज कर देते तो एक कम्प्लीटली न्यू टाइमलाइन बन जाती, लेकिन उनका ओरिजिनल फ्यूचर टाइमलाइन जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे थे वो वही रहता।
ऐसे में जब फ्यूचर एडम अपने टाइम में वापस जाता तो उसकी ओरिजिनल रियलिटी सेम होती, कुछ भी बदला नहीं होता और जो चेंजेस उसने किए होते वो सिर्फ एक नई यूनिवर्स के टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते। एक और चीज मूवी में गलत दिखाई गई है ताकि मूवी की कहानी को पूरा कर सके, वो ये कि टाइम मशीन के नष्ट होने के बाद भी उनका तुरंत गायब ना होना। अगर ऐसा हो जाता तो दोनों को भी अपने पिता से क्लोजर नहीं मिलता, जिससे उनका भविष्य वैसा ही रह जाता जैसे कि फ्यूचर एडम का गिल्ड में गुजरा। पर एक क्यूरियस सवाल अब भी बाकी है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर का वर्महोल से क्या लेना देना है। विज्ञान में पार्टिकल एक्सेलरेटर और वर्महोल का डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन थियरी ये कहती है कि हाई एनर्जी कोलिजन से माइक्रोस्कोपिक वर्महोल्स बन सकते हैं और क्वांटम फोम कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पेस टाइम के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्लक्चुएशन से छोटी वर्महोल स्ट्रक्चर टेम्पोरली एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये काफी अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही कोलैप्स हो जाते हैं। और मूवी में वो एल्गोरिथम इसी को स्टेबल करता है ताकि इसे ओपन रखा जा सके। वही मूवी में डायमंड हार्ट न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर के बारे में जो बताया गया है, जिसमें वो एल्गोरिथम स्टोर की गई थी। क्या आप जानते हो कि ऐसी टेक्नोलॉजी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, पर डायमंड सेमीकंडक्टर्स पर शोध चल रही है, जिसके थर्मल कंडक्टिविटी और ड्यूरेबिलिटी के मदद से भविष्य में सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स या AI प्रोसेसर्स बनाए जा सकते हैं। इस मूवी में एक गूफ भी है। जब एडम और उसके पिता सूर्यन लैब में एंटर करते हैं, वहाँ पर माया का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो चल रहा होता है, पर वो 2018 की नहीं बल्कि 2050 की वर्जन नजर आती है। अब आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर हाँ तो जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और यदि कोई मूवी आपको देखनी है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।